हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें कल हम शासक देखा था चंद्रसेन। कल हमने कौन से सम्राट के बारे में पढ़ा था? चंद्रसेन। चंद्रसेन की अगर हम बात करते हैं तो मालदेव के 3 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे। राम था, उदय सिंह और चंद्रसेन है। चंद्रसेन छुटेला छुटेला बेटा था, इसको शासक बनाया गया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या मारवाड़ में देखा है। आज मारवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत में हमने देखा था कि 13वीं शताब्दी में बदायूं यूपी से राजपूतों के राठौड़ गोत्र का आगमन होता है। ये भारत में इधर कन्नौज क्षेत्र से यहाँ पर राजस्थान में आए थे। पाली के आसपास रावसिया के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है। दक्षिणी भारत की एक शाखा है राष्ट्रकूट, उसी को हम राठौड़ की वंश सत्ता के नाम से जानते हैं कि इसी का एक वंशता है। रट्टऊ है, राष्ट्रकूट है, रट्ट है, उस क्षेत्र में इसको कहा जाता है। तो है वहां से आता है, एक कन्नौज क्षेत्र से आए थे। तो रावसिया के द्वारा राजस्थान की अगर हम बात करते हैं शाखा की, तो पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद में रावसिया के बाद में हमने दूसरे शासक देखे थे, दोहड़जी है, उनके द्वारा मंदिर बनाया गया था। नगाना बाड़मेर में है, कर्नाटक से मूर्ति लेकर आए थे। इसके बाद में हमने तीसरे शासक देखे थे, मल्लिनाथ जी। पश्चिम राजस्थान में आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मलानी क्षेत्र इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। मेवानगर राजधानी बनवाया था। इसके बाद में हमने अगले शासक देखे चुंडा। अगले शासक कौन से देखे? चुंडा है। ये मल्लिनाथ जी के भतीजे हैं। मल्लिनाथ जी के यहाँ इनका लालन पालन होता है और उन्हीं के पास रहे थे। इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं तो इन्हें इंदा प्रत्यार ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था और उपहार स्वरूप गाड़ी बंगले नहीं दिए थे, बल्कि मंडोर क्षेत्र इन्हें दिया था। वैसे तो शादी करते हैं तो कोई गाड़ी देता है, कोई पैसे देता है, थाली थाली में इतने पैसे किए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, इन्हें उपहार स्वरूप मंडोर क्षेत्र ही दे दिया गया था। तो चुंडा के द्वारा मंडोर को राजधानी बनाया गया था। मारवाड़ की राजधानी कौन सी बनी थी? मारवाड़ की राजधानी मंडोर बनाई थी। किसके द्वारा? चुंडा के द्वारा है। चुंडा के बाद में शासक बनने चाहिए था इसका बेटा रणमल है, रणमल राठौड़ है। लेकिन इसकी पत्नी किशोरी देवी ने कहा था कि अपना तो क्या छोटा बेटा शासक बने। तो कान्हा को थोड़े समय के लिए शासक नियुक्त किया था। रणमल राठौड़ यहाँ से निकल जाता है। निकल कर कहाँ पर आया था? मेवाड़ में आया था। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करता है। लक्ष्मी लाका के साथ सशर्त विवाह था, बेटा हुआ था, मोकल है, वहां पर करता है। बाद में रणमल राठौड़ वापिस जाता है, मारवाड़ का शासक बनता है। रणमल राठौड़ के बाद में शासक बनता है राव जोधा है। राव जोधा के बाद में राव सातल था। सातल के बाद में सुजा आया था और सुजा के बाद में शासक हमने देखे थे गंगा है। गंगा मालदेव जी के पिता है। 1531 तक ये शासक रहते हैं। 1531 में मालदेव के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है और एक से पितृहंता की संज्ञा दी गई। पितृहंता पिता को मारने वाला है। तो फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक है। हसमत किसे कहा जाता है? शक्तिशाली। फारसी इतिहासकार क्या कहते हैं कि मालदेव एक असमत वाला शासक था, यानी शक्तिशाली शासक था। इसकी एक अन्य उपाधि कौन सी आती है? हिंदू बादशाह की उपाधि कौन सी आती है? दूसरी हिंदू बादशाह की है। मालदेव जो शासक बनता है तो 1531 से 62 तक रहा था। जब यह शासक बना था तो इसके बाद केवल 2 ही परगने थे। एक तो जोधपुर है, दूसरा सोजत था, पाली वाला है। इसने अपने उम्र में 52 युद्ध लड़े और 58 परगने अपने नाम किए थे। अन्य क्षेत्र के जो थे उनको अपने अधीन में किया था। सोजत का किला पाली, मालकोट का किला मेड़ता सेठी नागौर, पोखरण का किला जैसलमेर है। और अगर बात करते हैं अजमेर के तारागढ़ पर इसका अधिकार था। इनके द्वारा निर्माण किया गया था। इसकी पत्नी थी उमादी लोणकर भाटी की, जैसलमेर के लोणकर भाटी की पुत्री थी। रूट जाती है, रूट कर कहाँ चली गई थी? अजमेर की तारागढ़। उम्र पर नहीं आती, इसलिए इसे रूट रानी कहा जाता है। ईसादास भाटी ने मनाने के लिए गए थे, मान जाती है, आती है। जैसे आई थी अन्य रानियों को पता चलता है। अन्य रानियों ने आशा भारत को भेजा था। आशा भारत पहुंचता है जोधपुर के जहां पर एंट्री हो रही थी वहां पर पहुंच जाता है, दोहे सुनाता है। दोहे सुनकर इसका आत्म स्वाभिमान जाग उठा। उम्र भर इनके मालदेव के सामने नहीं आई थी। जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो बाद में इसकी पगड़ी के साथ सती हो जाती है। मालदेव के बाद में क्या सती हो जाती है। तो मालदेव के कितने पुत्र थे? 3। राम था, उदय सिंह और चंद्रसेन। अगर बात करते हैं तो योग्यता के हिसाब से सबसे बड़ा बेटा शासक बनेगा, यानी राम को शासक बनाना चाहिए, राम सिंह को शासक बनाना चाहिए। लेकिन शासक किसको बनाया गया था? सबसे छोटे बेटे चंद्रसेन की पत्नी ने कहा था कि अपना बेटा चंद्रसेन ही शासक बनेगा। तो राम ने उदय सिंह को शासक बनाकर शासक किसको बनाया था? चंद्रसेन को। तो राम दरबार में पहुंचता है अकबर से कहता है मेरी सहायता की जाए, मेरे को शासक नहीं बनाया है। तो अकबर इसकी सहायता करने के लिए जो चंद्रसेन था उसके ऊपर आक्रमण करता है। चंद्रसेन पर आक्रमण करता है। चंद्रसेन यहाँ से निकल जाता है और बादराजोड़ की पहाड़ियों की तरफ निकलता है। अकबर जो था सुलह कुल नीति के तहत एक योजना बनाता है कि मैं इन राजपूत राजाओं को अपने अधीन में करूँ, किसी भी प्रकार से मैं इनको अपने अधीन में करूंगा। तो एक नीति बनाई थी सुलह कुल की। इसमें कहा था कि मैं अकाल राहतकारियों के तहत, उद्देश्य क्या रखा था? अकाल राहतकारी, यानी भारत में अकाल पड़ा है, क्षेत्र में अकाल पड़ा है, तो मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। इसके तहत शुक्र तालाब बनाया गया था और कहा था कि जो राजपूत राजा या जो जनता मेरे साथ आना चाहती है वो आ सकती है।
खाने पीने की व्यवस्था है, पैसों की व्यवस्था की गई है, रसद का सामान दिया जाएगा। तो जितने योग्य शासक थे वो उनके अधीन में आते हैं। चंद्रसेन भी आए थे। तो इन्होंने क्या बिना युद्ध के माध्यम से अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाई थी कि मेरे को क्या युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा और शासक जो है, राजपूत शासक है, मेरे अधीन अपने आप आ जाएंगे। इस प्रकार आए थे। जैसलमेर का लूणकर भाटी है, हराई भाटी है, राय भाटी भी आया था। और बीकानेर के शासक कल्याण मठ है, उनके द्वारा अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज की नियुक्ति इनके दरबार में की है। हड़ौती का सर्जनहाड़ा है। अन्य शासकों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी। चंद्रसेन भी पहुंचता है। नागौर जो दरबार बुलाया गया था 1570 में अकबर के द्वारा सुलह कुल नीति के तहत बनाया गया था, बुलाता है सभी को। चंद्रसेन भी आया था। चंद्रसेन ने कहा चलो कोई बात नहीं, अकाल हत्यारे के लिए कर रहा है अकबर, तो हम इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, जो ऐसा कहेगा हम वैसा मानेंगे। आया तो था, लेकिन उसने देखा तक अकबर के पास कौन बैठा, राम बैठा है। तो जिस प्रकार अकबर कहता है, राम थोड़ी थोड़ी देर में उनसे बातें करते हैं, कान में कुछ कह रहा है। तो उसने देखा चंद्रसेन ने कि इसका झुकाव, अकबर का झुकाव तो अपने भैया की तरफ, राम की तरफ है। अगर मैंने अधीनता स्वीकार कर ली तो क्या पता मेरी बात माने या ना माने, मेरे को तो अधीन में रहकर चलना पड़ेगा। पीछे भी अकबर के कहने पर राम ने मेरे विरुद्ध किया था और राम अकबर के शरण में चला जाता है। तो उसने क्या है, मना कर दिया। चंद्रसेन है वहां से निकल जाता है और निकलकर बादराजून की पहाड़ियों में चला जाता है बिना अधीनता स्वीकार किए। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर इसके पीछे एक दल भेजता है और कहता है कि उसको पकड़ कर लो, कि चंद्रसेन को पकड़ कर आओ, मैं उसे अधीनता स्वीकार कराऊंगा। चंद्रसेन हाथ नहीं आता है। बादराजून की पहाड़ियों से बाद में सिवाना की तरफ आगे की ओर निकल जाता है। भटकते भटकते ही चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। 1581 में इसका देहांत हो जाता है। इसलिए चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। और इसकी अन्य उपाधियां अगर बात करते हैं तो मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी है, मारवाड़ का विस्मृत नायक, मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार चंद्रसेन का जब देहांत हो जाता है तो ये क्षेत्र किसके अधीन में आ गया, अकबर के अधीन जब ये क्षेत्र आ जाता है तो अकबर यहाँ का जो सूबेदार है वो राय सिंह को बनाता है। सूबेदार बनाया था राय सिंह को, और इस जोधपुर क्षेत्र को, मारवाड़ क्षेत्र को खालसा घोषित करता है। खालसा घोषित करने वाला शासक कौन सा था, अकबर है। किससे छीनने के बाद प्रथम बार इसे खालसा घोषित किया था, चंद्रसेन जब भाग जाता है, हार जाता है, चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, तो उस क्षेत्र को ये क्या कर देता है, खालसा घोषित कर देता है। बाद में शासक बनाता है। 1581 से लेकर 83 तक ये स्थान खाली रहता है। अब प्रश्न एक पूछा जाता है कि राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है या जोधपुर प्रांत कितने समय तक खालसा रहा था, खालसा कितने समय तक रहा था। तो 3 वर्षों तक इसे खालसा रखा गया था। यानी वह भूमि जिसका सीधा संबंध केंद्र सरकार के पास होता है उसे खालसा कहा जाता है। तो खालसा क्योंकि अकबर के अधीन चलता था, केंद्र में कौन सा था, अकबर है, तो अकबर अपनी योजनाएं बनाएगा और अपनी योजना के अनुसार कैसे चलाएगा। तो इस प्रकार खालसा 3 वर्ष तक रहा था। बाद में 1583 में अकबर शासक बनाता है उदय सिंह। अब आज हम शासक पढ़ेंगे उदय सिंह। मारवाड़ का अगला शासक कौन सा आता है, उदय सिंह। उदय सिंह, ये उदय सिंह कौन है, हमने पढ़ा था मालदेव के 3 पुत्र राम है, उदय सिंह और चंद्रसेन। न तो राम को शासक बनाया गया था, न उदय सिंह को है शासक बनाया गया था चंद्रसेन को। तो ये कौन सा था, छोटेला बीच का बेटा है, बिचौटा बेटा है, बड़ा था उससे छोटा चंद्रसेन था, बीच का बेटा कौन सा था, उदय सिंह। उदय सिंह को अकबर के द्वारा 1583 में अकबर ने मारवाड़ का सम्राट बनाया, मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक बनाया, मारवाड़ का शासक बनाया वो कौन सा था, उदय सिंह। इनको कब नियुक्त किया गया था, 1583 ईस्वी में नियुक्त किया गया। और इन्हें उदय सिंह को अकबर के द्वारा एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम क्या है, मोटा राजा है, मोटा राजा। उदय सिंह को मोटा राजा कहा जाता है। उदय सिंह मेवाड़ के भी थे, सम्राट बड़े थे हमने, उदय सिंह मेवाड़ के शासक हैं। तो उसी के समान मारवाड़ के भी शासक थे, लेकिन इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। और मोटा राजा की उपाधि देने वाले सम्राट कौन से थे, वो अकबर है, उनके द्वारा इसे मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। उदय सिंह के द्वारा 1587 ईस्वी में उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई, क्या कहा जाता है, जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया,
तो इसकी पुत्री थी, उदय सिंह की एक पुत्री है जिसका नाम क्या था, जगत गुसाई कहा जाता है, या दूसरा इसका नाम क्या है, जोधाबाई है। इसका विवाह अकबर का बेटा था जहांगीर है उसके साथ कर देता है। अकबर का बेटा है जहांगीर है उसके साथ ये विवाह कर देता है, जिससे एक संतान होती है जिसका नाम क्या था, खुर्रम या सांझा। खुर्रम या सांझा। सांझा हुई कर्ण सिंह के साथ, मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के साथ पगड़ी बदलता है और कर्ण सिंह के पास ही है कुछ समय के लिए रहता है। वो यही सांझा है जो बेटा किसका है, जहांगीर का है। अपने पिता के साथ विवाद होने के कारण मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के पास जाता है और उसके जग मंदिर में वहां पर निवास करता है और वहां पर देखकर अपनी पत्नी की याद के लिए, मुमताज थी उसकी याद में ताजमहल बनाता है। तो ये वही सांझा, खुर्रम या सांझा है जो बेटा किसका था, इस जोधाबाई, जगत गोसाई और जहांगीर का है। जोधाबाई कहा जाता है या जगत गोसाई इसे कहा जाता है। तो 1583 ईस्वी में शासक किसको बनाया जाता है, उदय सिंह का। मारवाड़ का शासक बना था उदय सिंह है। उदय सिंह किसका बेटा है, मालदेव का है। उदय सिंह किसका बेटा है, मालदेव का यह बेटा है। और इसके उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, इसे एक उपाधि दी गई थी जिसे क्या कहा जाता है, मोटा राजा उदय सिंह है। उदय सिंह फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी बेटी जगत गोसाई या जोधाबाई का विवाह जहांगीर से कर देते हैं। इन्हें उपाधि दी गई थी तो फल फूल जाते हैं कि हमारा जो कुछ भी है वो अकबरी है। तो ये अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ कर देते हैं। 1583 में शासक बनाए गए थे और कब तक यह शासक रहे थे, 1595 तक। 1595 ईस्वी तक यह शासक रहते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन सा आता है, उदय सिंह। मारवाड़ में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला सम्राट। तो मारवाड़ में प्रथम बार अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला सम्राट कौन सा आता है, अपना उदय सिंह। मालदेव था, उसने नहीं की थी। और मालदेव का जो बेटा था चंद्रसेन, उसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसे उदय सिंह आता है, उदय सिंह के द्वारा अधीनता स्वीकार की जाती है। उदय सिंह के द्वारा अधीनता स्वीकार की जाती है। इसके बाद में इसका बेटा शासक बनता है सूर सिंह। अकबर के द्वारा सूर सिंह को शासक बनाया जाता है। 1595 में उदय सिंह की जब देहांत हो जाता है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बेटे सूर सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया जाता है। मारवाड़ का शासक नियुक्त कौन करता है, मारवाड़ का शासक इसे नियुक्त करते हैं, अकबर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कब तक रहे थे, 1619 ईस्वी तक। सूर सिंह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सूर सिंह केवल उदय सिंह के पुत्र। जब उदय सिंह का देहांत हो जाता है तो अकबर इसे सम्राट घोषित करते हैं। अकबर इसे क्या है, सम्राट घोषित करते हैं और इनका कार्यकाल 1619 तक रहता है। हमने देखा था कि अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। अकबर की जब मृत्यु हो गई थी तो उसका बेटा शासक बनता है जहांगीर। उसका बेटा शासक कौन सा बनता है, जहांगीर बनता है। तो मारवाड़ के सूर सिंह के बाद में शासक आते हैं गज सिंह। मारवाड़ के शासक कौन से आते हैं, गज सिंह है, जिसे जहांगीर के द्वारा जब सूर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो गज सिंह दक्षिण के अभियानों में गए हुए थे। गज सिंह है वो दक्षिण के अभियानों में गए हुए थे, वहीं पर कार्य कर रहे थे। गज सिंह क्या है, वहीं पर कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक रहा था। 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक गज सिंह सम्राट रहते हैं। तो जब इनके पिताजी की मृत्यु होती है तो इन्हें दक्षिण के क्षेत्र है, दक्षिण के अभियान है, शिवाजी संभाजी उस क्षेत्र में इनको भेजा हुआ, वहां पर कार्य कर रहे थे। वहां पर सैनिक इनके ऊपर टूट रहे थे। मराठा क्षेत्र था, मराठा को अभी काफी स्वावलंबी सैनिक होते हैं। मराठों के द्वारा क्या किसी को भी अपने ऊपर अधिकार करने नहीं दिया जाता है। वो क्षेत्र में जहां पर जाते हैं तो विजय घोषणा करते हैं। लेकिन गज सिंह था वहां पर सूबेदार के रूप में, सेनापति के रूप में नियुक्त किया हुआ था, वहां पर कार्य कर रहा था। उसे समाचार पहुंचता है कि पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी वहां पर यह डटा रहा था, दक्षिणी भारत में डटकर रहता है और उन पर मराठों पर विजय हासिल करता है, उन दलों को रोक कर रखता है। इसलिए जहांगीर के द्वारा गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी गई थी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने दी थी। दल थम्मन, दल को थामने वाला।
गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि देने वाला सम्राट कौन था? तो वो जहांगीर थे, जिसके द्वारा गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी गई थी। गज सिंह जो है 1619 से लेकर सम्राट के रूप में रहे थे 1638 ईस्वी तक। दल थम्मन किसे कहा जाता है? समूह को रोककर रखने वाला है, समूह को रोककर रखने वाला है। अब गज सिंह जो था, गज सिंह था, इसके दो बेटे, गज सिंह के दो बेटे थे। एक क्या था? आसकन राठौर, और एक क्या था? जसवंत सिंह राठौर। जसवंत सिंह राठौर। इस गज सिंह के दो पुत्र थे, आसकन राठौर था और जसवंत सिंह राठौर था। नियम के अनुसार शासक कौन बनेगा? बड़ा बेटा आसकन राठौर है, लेकिन वही पत्नी के कहने पर शासक इसको बनाया गया था, जसवंत सिंह राठौर को। पत्नी ने कहा, पत्नी को खूब चलती, आज भी चलती है, पहले भी चलती थी। तो पत्नी ने कहा कि अपना तो क्या जसवंत सिंह बनेगा शासक, अपना तो जसवंत सिंह राठौर ही शासक बनेगा। तो आसकन राठौर है, ये बेचारा खाली हाथ, इसके बाद कुछ नहीं बचा। तो ये करे तो क्या करे? तो ये जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर से कहता है कुछ कार्य दो, कुछ कार्य तो दो। हमारे पिताजी ने तो क्या है, संपत्ति बांटती है, उस संपत्ति में मेरे तो कुछ नहीं मिला, मेरे तो कुछ भी हाथ नहीं है, हाथ खाली है। तो इसने कहा चलो देखते हैं, इसने कहा कुछ देखते हैं, करते हैं। जसवंत सिंह राठौर शासक बनता है। जसवंत सिंह राठौर क्या शासक बनता है? जैसे ही जसवंत सिंह राठौर की मृत्यु होती है, जसवंत सिंह राठौर की मृत्यु होती है, तो आसकन राठौर को नागौर सेक्टर दे दिया जाता है। नागौर का सूबेदार है और वहां पर कुछ परगने थे, वो इसे अधीन में करवा दिए जाते हैं, आसकन राठौर को है। तो शासक बनना चाहिए था, गज सिंह का बड़ा बेटा है, आसकन राठौर है, लेकिन शासक बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है किसको? जसवंत सिंह राठौर को है। आसकन राठौर की अगर हम बात करते हैं तो इसे किताबों में अमर सिंह राठौर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अमर सिंह राठौर है, अमर सिंह राठौर है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो अमर सिंह राठौर के बारे में एक घटना और विस्तृत जानकारी में है कि अमर सिंह राठौर है, आसकन कई किताबों में, लेकिन मूलतः इनका नाम क्या था? अमर सिंह राठौर है। तो अमर सिंह राठौर जब सम्राट थे, अमर सिंह राठौर सम्राट थे जहांगीर के दरबार में, तो वहां पर एक घटना घटित होती है। नागौर में मतीरेरी राड, एक घटना होती है मतीरेरी राड की एक घटना होती है। जब नागौर के कुछ जमींदार थे, उन्होंने अपनी भूमि में जो मतीरे थे उनके बीज लगाए थे, उनके मतीरे के क्या है? बीज लगाए थे। वो मतीरे के बीज है वो नागौर की भूमि को पार कर कहाँ आ गए थे? बीकानेर क्षेत्र में आ गए। बॉर्डर थी, इधर तो कौन सा आता है अपना नागौर की भूमि थी, और सामने कौन से आते? बीकानेर, बीच में मेड़ को पार कर ये कहाँ आ जाती है? बीकानेर की तरफ आ जाती है। बीकानेर के शासक कौन से? कर्ण सिंह। बीकानेर के शासक थे उसमें कर्ण सिंह थे, नरेश कर्ण सिंह। तो जब ये इधर आ जाती है तो इनको मतीरे के लेकर राड़ हो गई थी, मतीरे को लेकर के राड़ हो गई थी। आपस में दोनों क्षेत्रों के सेनापति गए थे, सेनापतियों के साथ सेना भी गई थी, युद्ध लड़ते हैं, दोनों युद्ध लड़ते हैं। उन युद्धों में कई सैनिक मारे जाते हैं, इस युद्ध में क्या कई सैनिक मारे जाते हैं। ये बात किसको पता चलती है? अमर सिंह राठौर को पता चलती है कि इस प्रकार की घटना। अमर सिंह किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में था, वहां पर रहता है। तो अमर सिंह ने जाने के लिए वहां पर कोशिश की थी, लेकिन जाने के लिए क्या है, वहां के जो सम्राट थे उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने अनुमति नहीं दी, उन्होंने क्या है अनुमति नहीं दी और वहां नहीं पहुंच पाए। सलावत खान, कौन सा था? सलावत खान जहांगीर के दरबार में था, तो इसने क्या मना कर दिया, बोले वहां नहीं जाना है इसको, तो अमर सिंह राठौर को तो वहां जाने नहीं दिया जाए किसी भी हाल में है। तो आपस में सैनिक मारे गए थे। दूसरी बार जहांगीर से अनुमति बिना मांगे ये सलावत खान जो सेनापति था, ये इसको जाने के लिए मना करा था, बोले इनको मरने दो, कटने दो, अपने आप राजपूत आपस में मिलेंगे, कटेंगे तो अपने फायदा होगा, क्योंकि मुगल इनके अधीन में फैसला करवाएंगे तो मुगलों को भी फायदा होगा, और ये कटेंगे तो मुगल अपने क्षेत्र में ऊपर की तरफ रहेंगे। इस प्रकार सलावत खान ने अमर सिंह राठौर को पहली बार जाने नहीं दी। दूसरी बार अमर सिंह राठौर दूसरी बार बिना बताए इस सलावत खान को बिना सूचना दिए इस दरबार से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि इन सैनिकों को भड़काने वाला कार्य कौन सा कर रहा है, ये सलावत खान कर रहा है, तो सलावत खान को वही तलवार म्यान से निकाली थी, सलावत खान को मार दिया, सलावत खान को कहे मार देता है। इस प्रकार ये मतीरेरी राड की घटना क्या समाप्त होती है। मतीरेरी राड की घटना समाप्त होती है। ये घटना कब की थी? 1644 ईस्वी। पूछा जाता है
कि मतीरे दी रात किससे संबंधित है? तो नागौर व बीकानेर की सीमाओं के मध्य का किस्सा था। नागौर व बीकानेर की सीमाओं के मध्य का हिस्सा था। नागौर की बेल थी वो बीकानेर की तरफ आ जाती, मतीरा लग गया होगा। मतीरों को लेकर आपस में लोग लड़ रहे थे कि नागौर वाला खाएगा या बीकानेर वाला खाएगा। तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते ये लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि दोनों शासकों के पास चली गई थी। नागौर का शासक था उसके पास भी चली जाती। नागौर के अपने अमर सिंह राठौर थे और इधर कौन से आते हैं, बीकानेर के नरेश करण सिंह। तो दोनों में आपसी हो गया था। दोनों ने सेनाएं भेजी, सेनापति आपस में लड़े, मर गए कुछ सेना। तो एक मतीरे को लेकर जब लड़ लिए तो अमर सिंह राठौर ने कहा मेरे को जाने दो, लेकिन जहांगीर से बिना अनुमति के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि जहांगीर के उपहार स्वरूप इन्हें परगना दिया गया था नागौर का, तो आ नहीं सकता, इसलिए इनको वहां रोका था। बाद में सलावत खां को बिना बताइए वहां से निकलता है और सलावत खां वहां आगे मौजूद था, क्यों वही कार्य करवा रहा था, लड़ाई करवा रहा था। उसने क्या समझौता करवाया नहीं, वो लड़ने दो, अपने में क्या लेता है। बाद में अमर सिंह राठौड़ आते हैं और समझौता करते हैं, उस सलावत खां को म्यान से कटार निकालते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार यह घटना समाप्त होती है। तो इस प्रकार की यह घटना मतीरे दी रात पर पूछा जाएगा कब हुई थी, 1644 में। किन किन क्षेत्रों के मध्य होती है, तो ये क्षेत्र दो थे। ये क्षेत्र कौन से थे, दो थे। पहला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो नागौर और दूसरा बीकानेर, दोनों शासकों के मध्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अमर सिंह राठौड़ को जब कच सिंह के द्वारा शासक नहीं बनाया गया तो ये क्या बनते हैं, नागौर का इनका व्यवहार नियुक्त किया जाता है। तो शासक कौन किसको बनाते हैं, जसवंत सिंह शासक बनाया जाता है, जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़ को सम्राट बनाया जाता है। तो जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक बनते हैं। शासक कौन सा बनता है, जसवंत सिंह राठौड़। राठौड़ वंश के बारे में पढ़ें तो जसवंत सिंह राठौड़। अब जसवंत सिंह राठौड़ शासक बनते। जसवंत सिंह राठौड़ जब मारवाड़ के सम्राट बनते हैं उसी समय जो इनके पुत्र थे दारा सुजा मुराद और औरंगजेब, पहले भी हमने पढ़ा था कि दारा सुजा मुराद और औरंगजेब पुत्र थे चार, दारा सिको सुजा मुराद औरंगजेब। दारा सुजा मुराद और औरंगजेब है। औरंगजेब में हमने पहले पढ़ा, राज सिंह के दरबार में अगर बात करते हैं तो राज सिंह के पहले तो इनके पास संबंध अच्छे थे, बाद में राज सिंह ने मंदिर बनाने के आदेश दे दिए, औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा था, दोनों में अनबन हो जाती है। औरंगजेब अपने पुत्र शहजादा अकबर को मनाने के लिए भेजता है, शहजादा अकबर को अपनी तरफ कर लेते हैं। जब मेवाड़ में हमने पढ़ा तो वहां उनकी चर्चा की, तो यह वही औरंगजेब है। तो दारा सुजा मुराद और औरंगजेब है, दारा सुजा मुराद और औरंगजेब है, ये चार पुत्र थे शाहजहां के। तो मारवाड़ का शासक किसको बनाया गया था, जसवंत सिंह। और ये दारा शिको सुजा मुराद औरंगजेब किसके थे, शाहजहां के। शाहजहां खुर्रम किसका पुत्र है, जहांगीर का, और जगत गोसाई यानी जोधाबाई का पुत्र है। तो इन चारों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। दारा सुजा मुराद और औरंगजेब है, इनमें युद्ध चल रहा था। शाहजहां शासक बनाना किसको चाहता था, बड़े बेटे दारा, बड़े बेटे दारा को यह शासक बनाना चाहता था, लेकिन बनना कौन चाहता था, औरंगजेब बनना चाहता था, औरंगजेब। अब पिताजी है, पिताजी तो बड़े बेटे को बनाएंगे क्योंकि बड़ा बेटा समझते हैं कि समझदार, बड़े बेटे को बनाएंगे। लेकिन छोटे वाले तेज होते हैं, कहीं भी देख लीजिए छोटे वाले तेज होते हैं, तो छोटा बेटा शासक बनेगा, छोटा बेटा शासक बनेगा। इसमें 16 अप्रैल को धर्मत का मैदान अम्पी में युद्ध होता है दारा और इन दोनों के बीच में। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह राठौड़ भाग लेता है, जसवंत सिंह राठौड़ इसमें भाग लेता है। और यह युद्ध कब हुआ था, धर्मत के मैदान में हुआ था 16 अप्रैल 1658 को। सॉल्यूशन नहीं लिखा, 16 अप्रैल 1658 को युद्ध होता है। जसवंत सिंह शासक बनाना चाहता था किसको, शाहजहां शासक बनाना चाहता दारा को। अब जसवंत सिंह शाहजहां के अधीन में था, तो ये भी इसकी बात मानेगा। तो जसवंत सिंह राठौड़ भी किसकी तरफ था, शाहजहां की तरफ था, यानी आप अपने बड़े बेटे को शासक बना रहे हैं तो हम आपकी तरफ युद्ध लड़ेंगे। युद्ध लड़ता है, युद्ध में भाग लेता है। 16 अप्रैल 1658 को धर्मत का मैदान, धर्मत का युद्ध कहा जाता है। कहां पर, मध्य प्रदेश, दोनों आमने सामने। इस युद्ध में जसवंत सिंह राठौड़ बीच में भाग जाता है, जसवंत सिंह राठौड़ बीच में भाग गया था, बीच में भाग गया था।
जसवंत सिंह राठौर जैसे बीच में भाग आता है युद्ध में, दोनों आपस में लड़ रहे थे खतरनाक तरीके से। जसवंत सिंह राठौर ने कहा अपने को क्या मतलब, उत्तराधिकार का युद्ध, बाप बेटे आपस में सलटेंगे, भाई भाई अपने आप सलटेंगे, उत्तराधिकार का है, हमने तो कोई इसमें हिस्सा लेना नहीं है। तो जसवंत सिंह राठौर चला के दिखाकर बीच में भाग आते हैं, युद्ध को पूर्ण नहीं करवाया जाता है, बीच में भाग आ जाते हैं, समझदारी तो दिखाते हैं। लेकिन इनकी पत्नी थी हाड़ी रानी, इनकी पत्नी थी हाड़ी रानी है, वो किले के गेट बंद करवा देती, किले को चारों तरफ से बंद करवा दिया जाता है। तो कहा जाता है कि वापस तभी आना जब युद्ध को जीत कराओ या हार कराओ, बीच में इसे नहीं आने दूंगी, ठीक है। बीच में भाग कर आए हो, तुम तो बुजदिल हो, उन्होंने तुम्हें लड़ने के लिए वहां बुलाया था, तुम बीच में आ गए। इस प्रकार हाड़ी रानी के द्वारा जब गेट बंद कर दिए जाते हैं तो अब करे क्या, जसवंत सिंह राठौर बेचारा क्या करे। जसवंत सिंह राठौर दोबारा जाता है, दोबारा जब गया था तो दोबारा इस युद्ध में पहुंचता है, दोबारा जब इस युद्ध में पहुंच जाता है तो सांझा के पास जाता है और कहता है कि हम युद्ध लड़ेंगे और विजय घोषणा करेंगे, तो इसके बाद में इस युद्ध में तो निर्णायक रहा था। बाद में युद्ध होता है 1669 में दुराई का युद्ध। तो धर्मत के युद्ध से तो जसवंत सिंह राठौर भाग आया था, लेकिन बाद में फिर आमना सामना होता है कौन से क्षेत्र में, 1659 ईस्वी में। कहां पर है, दुराई के मैदान में। कहां पर होता है, दुराई का युद्ध होता है। दुराई क्षेत्र अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर आमने सामने होते हैं और इसमें औरंगजेब शासक बनता है। औरंगजेब क्या था, जीत गया, औरंगजेब जीत जाता है। अब जसवंत सिंह राठौर किसकी तरफ लड़ रहा था, दारा सिकोहा की तरफ, यानी सांझा के कहने पर कहा उसके बड़े बेटे की साथ दे रहा था। लेकिन शासक कौन बन जाता है, भाग्य का करिश्मा देखिए, छोटा छोटा बेटा है, छोटे तेज होते हैं, बड़े वाले बेचारे ऐसे ही हाथ के रह जाते हैं, ठीक है, सुन के रह जाते हैं। दारा सिकोहा सुनकर रह गया तो ठीक है, खाली हाथ कुछ नहीं। तो औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जब जीत गया तो जसवंत सिंह राठौर करे क्या, जसवंत सिंह राठौर करे क्या, तो जसवंत सिंह ने कहा था कि मैं आपके दरबार में आ रहा हूं। तो इसमें क्या कहा था, सेवा में संदेश वैसा, सेवा में श्रीमान जसवंत सिंह राठौर पधार रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, संदेश भेजा। संदेश को लिखा था कि औरंगजेब को भिजवाया था कि सेवा में श्रीमान जसवंत सिंह राठौर खाली हाथ आपके दरबार में पधारे। औरंगजेब को चाहिए क्या था, औरंगजेब को राजपूत राजा चाहिए थे। तो औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं, आई। औरंगजेब ने क्या कहा था, कोई बात नहीं, आई और हमारे अधीनता स्वीकार करें। तो जसवंत सिंह पहले तो दारा सिकोह की तरफ लड़ रहा था, लेकिन ये हार जाता है तो अब क्या करें, वही है बीजेपी कांग्रेस है, जो जीता दिखेगा अपन तो वहीं जाएगा। तो ये जीता दिखा औरंगजेब क्या है, औरंगजेब के दरबार में जसवंत सिंह पहुंच जाता है, जसवंत सिंह वहां पर पहुंच जाता है। तो इसका अगर हम बात करते हैं जसवंत सिंह का शासक जब बनाया गया था तो इस सांझा के द्वारा राज्याभिषेक कहां किया गया था, सांझा के द्वारा जसवंत सिंह को सम्राट जब बनाया गया था तो इसका आगरा के किले में राज्याभिषेक किया गया था। तो सांझा ने क्या किया था, आगरा के किले में राज्याभिषेक। तो वहीं आगरा के किले में पहुंचते हैं क्योंकि इनके पिताजी के द्वारा, सांझा के द्वारा जसवंत सिंह राठौर को आगरा किले में बुलाया गया और शासक नियुक्त किया गया और राज्याभिषेक किया गया था। तो ये भी क्या कहता है कि अपने आगरे किले में चले, औरंगजेब कहता है आगरे किले में राज्याभिषेक करेंगे आपका, तो वहां ले जाया जाता है और जसवंत सिंह राठौर को अपने दरबार में नियुक्त करता है। अब जसवंत सिंह किसके दरबार में आ गया था, औरंगजेब के, पहले किसके था, सांझा के, लेकिन अब उसे मजबूरन किसके दरबार में आना पड़ा, अब उसे मजबूरन में आना पड़ा था औरंगजेब के दरबार में। अब औरंगजेब का मोस्टली ये क्या था, शत्रु था, क्योंकि पिताजी के पास रहता था, इसके विरुद्ध में इसने युद्ध लड़ा था, तो ये किसका है, शत्रु, ये इसका शत्रु हुआ। तो औरंगजेब अब इसको उन अभियानों में भेजेगा, जसवंत सिंह राठौर है उसको उस क्षेत्र में भेजेगा जहां पर इसके मरने की संभावना ज्यादा होगी। तो इसने पहली बार जसवंतपुरा क्षेत्र के आसपास भेजा था, वहां पर भेजता है तो वहां पर भेजता है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, शत्रु है वो मार देंगे, लेकिन यह वहां से वापस आ जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो ये हमारा कौन सा आता है, भारत, ये हमारा कौन सा आता है, भारत, कर्क रेखा है, ये उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत है। अब जसवंत सिंह को औरंगजेब ऐसे अभियानों में भेजेगा जहां पर इसके मरने की संभावना ज्यादा हो,
क्योंकि ये शत्रु है तो शत्रुता का ही बर्ताव करेगा, शत्रुता का भी बर्ताव करेगा। तो दक्षिणी भारत में मराठाओं का आधिपत्य था। दक्षिणी भारत में कौन से आते हैं? मराठाओं का आधिपत्य था। पहले भी पढ़ा था दक्षिणी भारत में मराठा कौन से थे? शिवाजी व संभाजी व संभाजी। शिवाजी व संभाजी क्या थे? बाप बेटे, दोनों क्या है? मराठा, बहुत शक्तिशाली मराठा है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो शिवाजी और संभाजी दक्षिणी भारत में थे। दक्षिणी भारत में किसी की एंट्री नहीं करने दे रहे थे, मना कर रहे थे। ये वही शिवाजी और संभाजी हैं जिसके पास औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को दुर्गादास राठौड़ छोड़कर आए थे। हमने पढ़ा था पीछे कि दुर्गादास राठौड़ जो है इस औरंगजेब के बेटे शहजादा अकबर को है। राज सिंह था, हमने पढ़ा था मेवाड़ में शासक बने थे 1652 से 80 तक राज सिंह है। तो राज सिंह जब शासक बने थे तो औरंगजेब के वैसे तो कितने शत्रु थे? 2। राज सिंह था, दुर्गादास राठौड़ था, लेकिन तीसरा शत्रु कौन बन गया था? शहजादा अकबर, क्योंकि राज सिंह ने कहा था कब तक तू उनकी अधीनता स्वीकार करेगा, अपने बाप की अधीनता स्वीकार करेगा, तेरे को गद्दी पर बिठा दे तो हमारी तरफ आ जा। तो शहजादा अकबर इनकी तरफ आया था। बाद में जब राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बेटे के द्वारा जब अधीनता स्वीकार कर ली जाती है तो दुर्गादास मेवाड़ से निकलता है, मारवाड़ की तरफ आता है। यहीं पर जब उसका कार्य नहीं चला, पीछा करते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में शिवाजी और संभाजी के पास शहजादा अकबर को छोड़ देता है, दुर्गादास वापस मारवाड़ आता है। तो यही दक्षिण भारत है, वो कौन से? शिवाजी व संभाजी। अब दक्षिणी भारत में मराठाओं का आधिपत्य था। मराठा कौन से थे? शिवाजी व संभाजी थे। शिवाजी व संभाजी थे। इनका कार्य क्या था? लूटपाट करना। कार्य क्या था? मराठाओं का कार्य था लूटपाट करना। इधर गरीबों को बांट दो और अमीरों को लूट लो, लूटपाट करना। इनसे परेशान था औरंगजेब, परेशान था। दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, किसी भी प्रकार का ये कार्य नहीं होने दे रहे थे, तो औरंगजेब इनसे परेशान था, तो इस क्षेत्र में भेजता है दक्षिणी भारत में मराठाओं के विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। लेकिन ये जसवंत सिंह विफल हो जाता है। जसवंत सिंह विफल हो गया। क्यों? मराठा थे, इनका क्षेत्र था, तो दूसरों को पास में थोड़ी आने देंगे, तो ये वापस आ जाते हैं। जसवंत सिंह के द्वारा दक्षिणी भारत में एक क्षेत्र बसाया जाता है जिसका नाम क्या है? जसवंतपुरा है। गांव बसाया जाता है जिसका नाम क्या है? जसवंतपुरा। जसवंतपुरा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो महाराष्ट्र में। इस गांव में वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, इसी के नाम से इन्हें पूजा जाता है। तो एक नगर गांव बसाया था जिसका नाम क्या है? जसवंतपुरा है। तो कहां पर है? ये महाराष्ट्र में आता है। अब जब देखा जसवंत सिंह राठौड़ को औरंगजेब ने कि ये क्या वहां पर किसी भी प्रकार का कामयाब नहीं होगा, विफल हो रहा है, औरंगजेब जसवंत सिंह राठौड़ को वापस बुलाते हैं। जसवंत सिंह राठौड़ वापस बुलाए थे, बोले आजा, तेरे से वहां पर कुछ नहीं होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा। उत्तरी भारत में बुलाया जाता है। उत्तरी भारत में पिंडारी रहते थे। सिंध प्रांत में क्या रहते थे? पिंडारी। जब इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो वहां चर्चा करके ये पिंडारी रहते थे, सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत में पिंडारी रहते थे। पिंडारियों का मुख्य कार्य लूटपाट करना था, लूटपाट करना था। तो इन पिंडारियों के विरुद्ध इसने विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? जसवंत सिंह को। उत्तरी भारत में पिंडारियों के विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर भेजता है, और वहां पर भेजने में 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में देहांत हो जाता है। तो ये पिंडारी थे। पिंडारियों ने कई दिन तो देखा, कई दिन तो इसके हमलों का स्वीकार किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आया है विद्रोही तो हम पर हमला करेंगे, हम स्वीकार कर। लेकिन कुछ दिन बाद जब परेशान हो जाते हैं, तो 1678 में जमरूद में इसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से आक्रमण करते हैं और जमरूद अफगानिस्तान में देहांत हो जाता है। औरंगजेब को चाहिए क्या था? औरंगजेब को इतना चाहिए था कि मेरा विरोधी किसी तरीके से मारा जाए, दक्षिण में मारा जाए, उत्तर में मारा जाए, पूर्व में मारा जाए, केवल मारा जाए। तो ये जब मारा गया था तो औरंगजेब खुश हुआ और कहा कि आज ऊपर का दरवाजा खुल गया। तो उत्तरी भारत में 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह राठौड़ का देहांत हो जाता है। जब जसवंत सिंह राठौड़ का देहांत हुआ तो औरंगजेब ने कहा आज कुफर का दरवाजा खुल गया, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया। मेरा धर्म का विरोध करता था, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया, मेरा धर्म विरोधी मारा। ठीक है। तो 1678 में जसवंत सिंह राठौड़ का देहांत हो जाता है, और देहांत कहां पर हुआ था? जमरूद से। किस
अफगानिस्तान में जमरूद क्षेत्र है, वहां पर इसका देहांत हो जाता है। और वहां पर देहांत होने के बाद औरंगजेब खुश होता है। औरंगजेब एक नारा दिया कि आज कुफर का दरवाजा खुल गया, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। तो जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद इसमें क्या है, लहर दौड़ी थी, खुशी की लहर दौड़ती है। तो इस प्रकार जसवंत सिंह का कार्यकाल खत्म होता है। जसवंत सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ था, ये शाहजहां के दरबार में नियुक्त हुआ था और औरंगजेब के दरबार में अधीनता स्वीकार करने के बाद इसकी जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है। अब अजीत सिंह की जब मृत्यु हुई, इसकी दो पत्नी, अजीत सिंह की मृत्यु जब होती है तो इसकी दो पत्नियां, कितनी पत्नियां थी, दो पत्नियां। अजीत सिंह की पत्नी कितनी थी, दो। अजीत सिंह की नहीं, जसवंत सिंह की, सॉरी, जसवंत सिंह की पत्नियां कितनी थी, दो, दो पत्नियां। भाग्यवश दोनों ही गर्भवती, दोनों ही क्या है, प्रेग्नेंट, दोनों गर्भवती थी, दोनों महिलाएं गर्भवती थी। जब जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु होती है उस समय इसकी दो पत्नियां थी, दोनों ही गर्भवती थी और दोनों की संतान होने वाली थी। ये बात औरंगजेब को पता चलती। तो इसकी एक पत्नी से उत्पन्न होता है बेटा अजीत सिंह, अजीत सिंह, और दूसरे बेटे का नाम दल थम्मन था, दल थम्मन। एक पुत्र का नाम क्या था, अजीत सिंह है, दूसरे का दल थम्मन। दोनों के हैं, थोड़े समय पहला अजीत सिंह पैदा हुआ, बाद में इसका छोटा भाई दल थम्मन पैदा हुआ। तो दोनों महिलाएं प्रेग्नेंट थी, दोनों से बच्चे पैदा हुए। ये बात जसवंत सिंह की पत्नियों के बारे में पता चलती है औरंगजेब दिल्ली दरबार का शासक। औरंगजेब को पता चलती है कि हमने जसवंत सिंह को तो मार दिया, लेकिन उसके पत्नियां गर्भवती, संतान उत्पन्न होगी और ये संतान भविष्य में आगे मारवाड़ का शासक अपने शासन है वो अपने अधीन करे। इस बात का डर था। औरंगजेब ने इनको बंदी बनाया। औरंगजेब क्या बंदी बनाया? औरंगजेब ने जसवंत सिंह की जो दोनों पत्नियां थी उनको बंदी बनाया गया, दोनों को बंदी बनाया गया था और उसको दिल्ली की तरफ भेजा। बंदी बनाया हुआ दिल्ली, लेकिन अब स्वयं दिल्ली रहता है तो सबसे जगह औरंगजेब के लिए दिल्ली, तो दिल्ली इनको ले जाता है और औरंगजेब दोनों पत्नियों से कहता है कि अपने बच्चों को इस्लाम स्वीकार करवा दो, अपने बच्चों को इस्लाम स्वीकार करा दो। जसवंत सिंह की पत्नियां थी, औरंगजेब दोनों महिलाओं को कहता है कि बच्चों को इस्लाम स्वीकार करा दो, कि हमारा इस्लाम धर्म है तो बच्चों को इस्लाम स्वीकार करा दो, जिससे कि बचपन में उनको इस्लामी शिक्षा मिले, सभी लालन पालन उनका इस्लाम धर्म से होगा, सभी कार्य इस्लामों की तरफ होंगे। तो बच्चों को इस्लाम स्वीकार करा दो, जिससे बच्चे हमारी देख रेख में बड़े होंगे और जिस प्रकार हम कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो पत्नियों ने कहा तो हम तो नहीं करवाएंगे। पत्नियों ने कहा हम राजपूत राजाओं की पत्नियां हैं, हमारा सम्राट जसवंत सिंह था, वो आपके दरबार में रहता था, फिर भी आपने उसको कूटनीति के माध्यम से मरवाया, तो हम उस राजपूत शासक की पत्नी हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा। औरंगजेब ने कहा कि मैं जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा यदि तुमने बच्चों से इस्लाम स्वीकार नहीं करवाया था। पत्नी को करना है तो कर दे, खालसा घोषित करना है तो कर दे, हम तो नहीं करेंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि मैं जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा। खालसा कोई वह भूमि जिसका सीधा संबंध केंद्र सरकार से हो। औरंगजेब ने कहा कि मैं जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा। पत्नी ने कहा करना है तो कर, हम तो तेरी बात नहीं मानेंगे, हम तो अपने बच्चों को इस्लाम स्वीकार नहीं करवाएंगे। तो दूसरी बार औरंगजेब ने खालसा घोषित किया था। औरंगजेब के द्वारा खालसा घोषित किया। प्रथम बार जोधपुर को खालसा घोषित किसने किया था? अकबर जब अधीनता स्वीकार करता है, अकबर के चंद्रसेन जब भाग जाता है तो अकबर इस जोधपुर को अपने अधिकार में लेता है, तो उस भूमि को 3 वर्ष तक खालसा के रूप में घोषित किया था।
दूसरी बार कौन करता है? औरंगजेब। अकबर का बेटा आया था जहांगीर, जहांगीर का बेटा आया था शाहजहां, शाहजहां का बेटा कौन आता है? औरंगजेब है। उसके द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित किया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि जोधपुर की भूमि को दूसरी बार किसके द्वारा खालसा घोषित किया गया था, तो वो अपने कौन से आते हैं? औरंगजेब। वो कौन आते हैं? औरंगजेब है। तो अब इन्होंने बात नहीं मानी, तो ये दोनों जो बच्चे थे, ये दोनों बच्चे थे, ये इनके पास में दोनों बच्चे थे, इनके पास ही में थे। तो दोनों बच्चे क्या है? औरंगजेब के केंद्र में थे, यानी दिल्ली में औरंगजेब इनको क्या बंदी बनाकर रखता था। अब एक किस्सा और आता है, मारवाड़ का एक व्यक्ति था आसकन राठौड़। अमर सिंह राठौड़ अपने पहले पढ़ा था, उसको ज्यादा अमर सिंह कहा जाता है, आसकन कई किताबों में मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, मारवाड़ का एक निवासी था आसकन राठौड़। मारवाड़ निवासी था आसकन राठौड़। मारवाड़ का साधारण नागरिक था अपनी तरह। मारवाड़ निवासी था आसकन राठौड़। उसकी पत्नी थी नेतल। मारवाड़ का एक निवासी था जिसका नाम क्या है? आसकन राठौड़ है। आसकन राठौड़ की पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी। वो क्या थी? गर्भवती थी। तो नेतल या इसे नेत कवर कहा जाता है, नेत कवर। अब आसकन राठौड़ की पत्नी थी नेतल या नेत कवर, ये गर्भवती थी। आसकन राठौड़ सिंपल गांव में साधारण से रहने वाले थे, निवासी थे। तो कार्य बेचारे क्या करें? तो अब महिला गर्भवती थी, बच्चा होने वाला है, घर में खर्चा होगा, घर में खर्चा होगा, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा। तब अपने साधारण क्षेत्र में काम मिला नहीं उनको। आसकन राठौड़ को साधारण क्षेत्र में काम नहीं मिलता है, तो ये जो जसवंत सिंह राठौड़ थे उनके दरबार में जाते हैं। जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में पहुंचता है, जब तक जसवंत सिंह राठौड़ जिंदा थे। जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में पहुंचते हैं और उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे घर में नई संतान आने वाली है, हमारे पास खर्चा चलाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं, बच्चे का लालन पालन किस प्रकार करेंगे, तो आप हमें कुछ काम दें, किसी भी प्रकार का हमें काम दें जिससे हमारा घर चल सके और हम अपने बच्चे का लालन पालन कर सकें। तो जसवंत सिंह राठौड़ ने इस आसकन राठौड़ को दुनेरा का जागीरदार बनाया। दुनेरा एक क्षेत्र था, वहां का जागीरदार बनाया था। दुनेरा का जागीरदार, जोधपुर के आसपास का एक क्षेत्र है दुनेरा। दुनेरा का जागीरदार जसवंत सिंह राठौड़ के द्वारा आसकन राठौड़ को बनाया गया। बाद में आसकन राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। आसकन राठौड़ की मृत्यु हो जाती है, इनके बेटा होता है, इनके बेटा होता है जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। तो महिला जो प्रेग्नेंट थी उससे संतान होती है जिसका नाम है दुर्गादास राठौड़। पिताजी की तो आसकन राठौड़ की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसका लालन पालन इसकी मां ने किया था। नेतल कंवर या नेत कंवर के द्वारा इसका लालन पालन किया गया था। तो मां ने इसको ऐसे प्रकार से, मां ने इसको अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से इसका लालन पालन किया था कि तेरे स्वामी इस प्रकार था। यानी जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में इतनी बातें इसने बताई थी कि जसवंत सिंह राठौड़ इस प्रकार का सम्राट था। उसने अपने बच्चों के लिए, विरासत के लिए कभी भी पीछे नहीं हटा, हर क्षेत्र में अग्रणी रहा था। तो इतनी स्वामी भक्ति कोट कोट कर भरती थी। तो इस दुर्गादास राठौड़ के जन्म की अगर बात करते हैं तो क्षेत्र को, गांव कौन सा? सालवा। सालवा जोधपुर का है क्षेत्र, वहां पर इसका जन्म हुआ। दुर्गादास राठौड़ का जन्म स्थान सालवा जोधपुर में हुआ था। पिताजी की मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन कौन करती है? मां। मां ने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति कूट कूट कर भर दी। तो दुर्गादास राठौड़ में उसके मां के द्वारा स्वामी भक्ति इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ती थी कि दुर्गादास राठौड़ अपने स्वामी को भगवान की तरफ पूजता। कोई चीज होती है भगवान की तरफ पूजने वाली, तो इनके लिए कौन से थे? जसवंत सिंह राठौड़ थे। दुर्गादास राठौड़ को जसवंत सिंह राठौड़ भगवान की तरफ पूजने वाले थे, क्योंकि इनके पिताजी को कार्य दिया था, इनके घर में कुछ भी नहीं था, तब इनका घर इन्होंने चलाया था। तो माताजी ने कहा वो बहुत अच्छे सम्राट है। तो ये उन जसवंत सिंह राठौड़ को भगवान की तरफ पूजते थे, उनकी पूजा करते थे और उनके बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि माताजी ने इसी प्रकार आत्म स्वाभिमान भरा था
इस प्रकार जो जसवंत सिंह राठौड़ अच्छे व्यक्ति हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उन्होंने के हर क्षेत्र में जसवंत सिंह राठौड़ को हमेशा ऊपर की तरफ रखा था। अब दुर्गादास राठौड़ कार्य करने के लिए जाता था, खेतों में कार्य करने के लिए वहां पर जाता था, खेत संभाल, जो मारवाड़ जोधपुर के आसपास के खेत हैं उनकी रखवाली करता था। वहां पर एक जाति आई थी रेवाड़ी या रायका है, जो ऊंट पालने का कार्य करती है। इधर उधर जाती है घूमने के बाद में चर्चा करेंगे। जब रेवाड़ी या रायका जो जाति है ऊंट पालने का कार्य करती है, ऊंट पालती है, और वहां पर आए थे जो खेत में ये जसवंत सिंह राठौड़ रात को तान तंगोटी सो रहा था, आराम से सो रहा था, रखवाली करने के लिए गया था। ऊंट चलाने वाली जाति है, उनके द्वारा खेत में ऊंट चला दिए गए थे। बाद में दुर्गादास राठौड़ को पता चला, दुर्गादास राठौड़ ने कहा तुम ये क्या करो, चलो मेरे स्वामी के दरबार में तुम्हें दंड दिलवाऊंगा, तुमने ये गलत कार्य किया, खेतों को खत्म कर दिया तुमने। तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या स्वामी है, क्या करेगा, चलो तुम क्या मानते हो। तो उन्होंने दोनों की आपस में बहस होगी रेवाड़ी के साथ। जैसे दुर्गादास राठौड़ की बहस हो जाती है, दुर्गादास राठौड़ अपने साथ में कटार रखते थे, कटार म्यान में कटार थी, कटार निकाली और दुर्गादास राठौड़ ने वही उस रेवाड़ी को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और आकर के वैसे हाथ धोकर वैसे सो गए, तान तंगोटी चारपाई पे सो जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ सुबह गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, सिंपल वैसे आए थे, गांव में सूचना पहुंचती है, इस प्रकार किसी व्यक्ति को मार दिया गया, फलाने के खेत में व्यक्ति पड़ा है, उसकी हत्या कर दी है। पता नहीं हत्या की किसने, अब इधर उधर ढूंढे थे, पूछे किसने कि किसने हत्या की है, तो पता चलता है कि दुर्गादास राठौड़ यहाँ पर रखवाली, दुर्गादास राठौड़ रखवाली करता है। ऊंट इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि ऊंटों को वो लाया था, ऊंट इधर उधर घूम रहे थे, तो उसने पूछा दुर्गादास राठौड़ का ये खेत है, तो दुर्गादास राठौड़ से पूछा कि तूने क्या रात को मारा। बोले हाँ मैंने मारा, मेरे स्वामी के बारे में ऐसे कह रहा था, मैं जिन्हें भगवान के रूप में पूछता है उनके बारे में लांछन लगा रहा था, उनके बारे में ऐसा कह रहा था, भाई क्या व्यक्ति, तो मैंने सल्टा दिया, अपने कोई डरे नहीं है। तो बाद में जब दरबार में आते हैं, दरबार में जब बुलाया जाता तो कहते हैं स्वामी जी आपके बारे में कह रहे थे, आप मेरे लिए भगवान हैं। तो बाद में दुर्गादास राठौड़ को कहे छोड़ दिया गया था कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। स्वामी के बारे में जब होता है, स्वामी सोचता है कि अपने लिए इतना कार्य कर रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाहर का रहने वाला व्यक्ति था, अपने आकर के यहाँ पर राज्य में अपने नाम के बारे में कर रहा है, तो अपने अच्छा ही किया, दुर्गादास राठौड़ ने अच्छा ही किया। तो दुर्गादास राठौड़ कुछ नहीं कहता है और जब से जाने देता है, थोड़ा फाइन फूल लगा देते हैं और दुर्गादास राठौड़ को जाने देता है। बाद में यह दुर्गादास राठौड़ है, यह दुर्गादास राठौड़ जो था जसवंत सिंह का बेटा था, अजीत सिंह, जसवंत सिंह का बेटा हुआ था अजीत सिंह। दो रानियां थी, दोनों गर्भवती थी, एक के बेटा होता है अजीत सिंह और दूसरे थे हुआ था दलथम। तो ये अजीत सिंह है। अजीत सिंह को अब औरंगजेब ने कहाँ रखा था, दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा था, अजीत सिंह। तो स्वामी के प्रति जब इस व्यक्ति की इतनी श्रद्धा, स्वामी तो मारा गया, यानी जसवंत सिंह मृत्यु हो जाती है, तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को कहाँ ले जाया गया था, दिल्ली ले जाया गया था, दिल्ली में रखा गया था। तो दुर्गादास सोच रहा था कि इस अजीत सिंह को कैसे निकाला जाए, इस अजीत सिंह को यहाँ से दिल्ली दरबार से कैसे निकाला जाए और निकालकर मारवाड़ का शासक बनाया जाए, तब मेरे को शांति आई, मैं अपनी स्वामी भक्ति जो है वो उसका पूर्ण कार्य कर पाऊं। तो इसने एक मुकुंदास खिंची था, सपेरा, मुकुंदास खिंची, ये क्या था, सपेरा। तो दुर्गादास राठौड़ को मुकुंदास खिंची मिलता है, मुकुंदास खिंची सपेरा था, सांप बजाने के लिए बीन बजाता था। तो ये नृत्य दिखाने का कार्य करता, कालबलिया नृत्य है, पणिहारी, इस प्रकार के नृत्य के गांव में आते हैं। तो एक व्यक्ति होता है सपेरा होता है, यानी बीन बजाता है, और उसके साथ महिलाएं या और होते हैं वो उनके आसपास कार्य करते हैं। तो ये दुर्गादास राठौड़ के साथ कौन सा था, मुकुंदास खिंची, सपेरा इसको मिलता है। तो उसने कहा कि अपने काम कर, अपने तो ख्याल तो दिखाता ही है, अपने दिल्ली दरबार से, दिल्ली दरबार में सम्राट के सामने जाकर ख्याल दिखा कर आए। तो उसने सवेरे को क्या पता था कि इस प्रकार योजना बना रहा है, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। तो इनके साथ में एक महिला को ले जाया जाता है, इसके साथ में एक महिला को लेकर गए थे, वाघेली महिला, वाघेली नाम की महिला थी, गोराधाई या इसे पन्ना धाई या मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है, मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। तो गोराधाई, पन्ना धाई, वाघेली या मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। तो इसको साथ में लिया गया था। और दिल्ली दरबार में अजीत सिंह था, छोटी उम्र का था, क्योंकि
उसकी जो माँ गर्भवती थी उनसे संतान हुई, थोड़े समय का हुआ था बच्चा, ठीक है, छोटा ही था। तो इसको वाघेली गोराधाई पन्नाधाई मारवाड़ की पन्ना है, क्योंकि बिना महिला के बच्चा को ये ला नहीं सकते दोनों, कितने ही तेज वो व्यक्ति बच्चे को किसी प्रकार नहीं संभाल सकता है, तो किसी महिला को साथ में ले जाना पड़ेगा। तो इस वाघेली मारवाड़ की पन्ना वाघेली पन्नाधाई या गोराधाई कहा जाता है, तो इसको ले जाएगा। ये मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा गया, तो इसने कहा ठीक चलेंगे। तो मुकुंदास खिंची और ये महिला क्या करते हैं, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। यानी मुकुंदास खिंची थी, ये तो क्या बीन बजा रहे थे, और कालबेलिया नृत्य कौन कर रही थी, गोराधाई, इनके द्वारा कालबेलिया नृत्य कर रही थी, कालबेलिया नृत्य कर रही थी। और साथ में अपने बच्चे को लेकर गई, साथ में अपने बच्चे को ले जाती है। और वहां पर जैसे इन्हें दिखता है अजीत सिंह, प्रोग्राम संपन्न हुआ था, इन्होंने नजरें वहीं दुर्गादास राठौड़ ने नजरें वहीं लगा कर की थी जहां अजीत सिंह था, पता था। दरबार में पहुंच के तो देखा कि अजीत सिंह इस क्षेत्र में, इस कमरे में, तो वहां देखते हैं। और गोराधाई जो पन्ना थी उसको कहते हैं कि कमरे, इस कमरे में। जब आयोजन पूरा कर लिया जाता है कालबेलिया नृत्य का, तो बीच में ये पन्ना धाई वहां से निकलती है और इस कमरे की तरफ जाती है, वहां पर अपने बच्चे को सुला देती है, वहां पर अपने बच्चे को सुला देती है। और वहां से किसको, अजीत सिंह को गोद में लिया जाता है और भाग जाते हैं। वहां से अजीत सिंह को गोद में लेकर के है भाग गए थे और दिल्ली से बाहर आते हैं, दिल्ली से बाहर की तरफ आ जाते हैं। दिल्ली से बाहर की तरफ आने के बाद कहाँ जाते हैं, सिरोही में, सिरोही की तरफ जाते हैं। दिल्ली से इनको निकाला था क्योंकि वहां अपने बेटे को सुना दिया था, बेटे को सुना दिया था, तो पता नहीं चला कि ठीक है बच्चा सो रहा है, तो वहां से निकाल कर कहाँ भागते हैं, दिल्ली से निकलते हैं और सिरोही की तरफ आए थे, सिरोही की तरफ आ जाते हैं। और वहां पर सुरेंद्री के मंदिर है, वहां पर थोड़े समय के लिए रुके थे। सिरोही के जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं, बाद में यहाँ से निकल जाते हैं, बाद में यहाँ से निकल गए थे। और ब्राह्मण के बाद सिरोही के जयदेव ब्राह्मण के यहाँ शरण लेते, सिरोही के जयदेव ब्राह्मण उनके पास रुकते हैं और वहीं पर इनका लालन पालन होता है, लालन पालन। अजीत सिंह का लालन पालन कहाँ पर किया गया था, सिरोही के जयदेव जो ब्राह्मण था उसके यहाँ पर लालन पालन किया जाता है। तो लालन पालन करते हैं, अजीत सिंह को बड़ा किया जाता है। अजीत सिंह को बड़ा कहाँ पर किया जाता है, इसी सिरोही के जो शासक थे उनके पास में बड़ा किया जाता है, ब्राह्मण थे उनके पास इनको रोका जाता है। तो इसमें अब केवल मारवाड़ सत्ता इसमें काम नहीं करी थी, मेवाड़ का शासक भी इसमें साथ दे रहा था। जब योजना बनाई गई थी तो मेवाड़ के शासक राज सिंह ने कहा था कि आप ऐसा करें। मेवाड़ का शासक कौन सा था, दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खिंची ने जब योजना बनाई थी तो मेवाड़ का शासक था कौन सा था, राज सिंह। राज सिंह ने कहा था कि आप करें, मैं आपकी जहां पर जरूरत होगी मैं आपकी सहायता करूंगा। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजीत सिंह को जब दिल्ली दरबार से निकाला गया तो मेवाड़ की किस शासक ने सहायता की, वो अपने कौन से आते हैं, राज सिंह ने इनकी सहायता की थी। अजीत सिंह को यहाँ से निकाला जाता है और अजीत सिंह को निकालकर लालन पालन किया जाता है जयदेव ब्राह्मण ने। बाद में दुर्गादास राठौड़ है और अन्य शासकों के द्वारा एक पहल छेड़ी जाती है कि अजीत सिंह को शासक बनाया जाए, कि अजीत सिंह को शासक बनाया जाए। तो अब देखिए औरंगजेब देखे कि अजीत सिंह तो अपने पास है, अजीत सिंह तो अपने पास शासक बना किसको रहे, ये तो ऐसे ही क्या है षड्यंत्र रच रहे हैं, अजीत सिंह तो अपने पास है। लेकिन जैसे ही बाद में संभालते हैं कि उनके निशान क्या होता है, अजीत सिंह किसी प्रकार का, जैसे ही देखते हैं कि वो वहां पर नहीं, तो बाद में नहीं पता चलता है कि अजीत सिंह को यहाँ से ले जाया गया, अजीत सिंह को यहाँ से ले जाया गया है। तो अजीत सिंह को जब यहाँ से ले जाया जाता है तो अब जब तक अजीत सिंह सम्राट ना बने तब तक दुर्गादास राठौड़ को चैन नहीं आया। दुर्गादास राठौड़ के स्वामी भक्तिपुरा निभाना चाहते थे, तो इसने बहादुर शाह था उसको कहा कि अपने अजीत सिंह को सम्राट बनाएंगे। तो बहादुर शाह ने कहा था कि बहादुर शाह फर्स्ट थे, उसके द्वारा कहा गया कि मैं मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को घोषित करता। बहादुर शाह ने क्या कहा था कि मैं मारवाड़ का शासक स्वीकार करता हूं और अपनी पुत्री इंदिरा कुमारी का विवाह वृक्षेर से करता हूं। कौन से थे, बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ ऐसे सम्राट को अपने अधीन में लेना चाहता था जो बड़े और जिसकी बातें मानते थे। तो उन्हें क्या दिखा था, बहादुर शाह दिखा था।
और बहादुर शाह को कहा कि अगर आप मान लेंगे तो अन्य शासक भी मान जाएंगे। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया था और अजीत सिंह शासक नियुक्त किया था और अजीत सिंह से क्या है, अजीत सिंह जो था उसको सम्राट नियुक्त करते हैं तो अन्य शासक भी मान जाते हैं कि हाँ, इस इतने बड़े सम्राट के द्वारा जब अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया जाता है तो वास्तव में ये अजीत सिंह है, तो इसलिए स्वीकार किया जाता है। तो अजीत सिंह के द्वारा बाद में अपनी पुत्री इंदिरा कुमारी का विवाह फर्रुखसियर से किया, फर्रुखसियर से करता है। अजीत सिंह की पुत्री होती है इंदिरा कुमारी है, इसका विवाह अजीत सिंह बाद में जब शासक नियुक्त कर दिया जाता है इसे तो शासन सत्ता चलाता है। और अजीत सिंह जैसे ही सम्राट गद्दी पर बैठता है इसमें थोड़ा घमंड आ जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है, अपने ही अनुसार कार्य करता है, किसी की नहीं मानता है। तो इसके द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा कुमारी का विवाह फर्रुखसियर से किया था। अंतिम राजपूत मुगल विवाह था, अंतिम राजपूत मुगल विवाह। पहला राजपूत मुगल विवाह कौन सा था? प्रथम राजपूत मुगल विवाह हमने पढ़ा था, बारमल की पुत्री थी। बारमल की पुत्री के द्वारा सांबर में टेंट लगाया गया था, अकबर से शादी करवाई गई थी, वो भी क्या थी? मरियम उजमानी। मरियम उजमानी का विवाह किया गया था, सांबर में टेंट लगाया था, वो कौन सा था? प्रथम राजपूत मुगल विवाह था। और अंतिम राजपूत मुगल विवाह की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, उसकी पुत्री थी इंदिरा कुमारी, उसका विवाह फर्रुखसियर से किया जाता है। ये अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। इसके बाद में कभी भी राजपूतों और इनके मध्य में विवाह नहीं हुआ। राजपूतों और इनके मध्य में क्या विवाह, मुगलों के मध्य कभी भी विवाह संपन्न नहीं हुआ। ये लास्ट विवाह देखने को मिलता है। अब अजीत सिंह जैसे ही गद्दी पर बैठता है, अजीत सिंह जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो यह निकाला दे देता है, देश निकाला। कौन सा निकाला है? देश निकाला देता है। देता किसको? दुर्गादास राठौर, जिसने इसे मारवाड़ का शासक बनाया, उसी को अजीत सिंह क्या देता है? देश निकाला। अजीत सिंह दुर्गादास अजीत सिंह दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि जब अजीत सिंह दिल्ली में कैद था, छोटा बच्चा था, लालन पालन किया, तो उसके साथ कार्य कौन देख रहा था? दुर्गादास राठौर देख रहा था, सारे करने वाले। जैसे अजीत सिंह गद्दी पर बैठा, दुर्गादास राठौर कार्य तो उसी प्रकार करेगा। लेकिन अजीत सिंह गद्दी पर जब बैठ जाता है तो बैठने के बाद में क्या है, अजीत सिंह दुर्गादास राठौर की बात नहीं मानता है, कहता है कि दुर्गादास राठौर तो क्या खुद गद्दी पर बैठना चाहता है, अपनी हुक्म चलाता है। तो किस प्रकार इसने तो अपने स्वामी भक्ति को लेकर अपने जो स्वामी थे उनके बेटे को बचाया था और मारवाड़ का शासक बनाया था। और ये अजीत सिंह था, ये क्या कहता है कि दुर्गादास अपनी मनमर्जी कर रहा है। दुर्गादास राठौर को यहाँ से निकाल देता है। निकालने के बाद दुर्गादास राठौर कहाँ पहुँचते हैं? मेवाड़। कहाँ पहुँचते हैं? मेवाड़ पहुँचते हैं। तो मेवाड़ के पास जाते हैं। मारवाड़ में कहीं भी नहीं रुकने दिया। अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौर को मेवाड़ में कहीं नहीं रुकने दिया, यहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये कहाँ पहुँचते हैं? मेवाड़ है। और मेवाड़ के शासक पढ़े थे हमने अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह के पास सुन लेते हैं। अमर सिंह सेकंड व संग्राम सिंह सेकंड के यहाँ शरण ली थी। मेवाड़ में पहुंचता है और मेवाड़ से कहता है कि मारवाड़ में तो हमें निकाल दिया, क्योंकि सारे जानते इस दुर्गादास राठौर को सभी जानते थे। वो कहता है कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे यहाँ आए। और इनका 1718 में देहांत हो जाता है। दुर्गादास राठौर का 1718 में देहांत हो जाता है। 1718 में देहांत हो जाता है। ये किसके थे? आसकन राठौर के बेटे थे। तो 1718 में इनका देहांत हो जाता है। इनका अगर हम बात करते हैं स्मारक कहाँ बना है, रामपुरा गांव है, सिपरा नदी उज्जैन में इनका क्या स्मारक जो है वो बना हुआ है। तो इस प्रकार दुर्गादास राठौर ने अपने स्वामी के प्रति बहुत वफादारी दिखाई थी। स्वामी को लेकर उसने कभी भी किसी के बारे में नहीं सुना, कभी भी किसी के बारे में नहीं सुना और हरदम स्वामी के प्रति क्या तैयार तत्पर रहते थे। बाद में कहावत आती है कि दुर्गादास राठौर है वो हमेशा ही अपने स्वामी के प्रति अग्रसर रहे थे। तो इसमें कहावत आती है कि मायड ऐसो पूत जन जेड़ो दुर्गादास है, कि मायड ऐसो पूत जन जेड़ो
दुर्गादास की माँ तो ऐसा पुत्र जन्मे तो ऐसा पुत्र जन्म जैसा दुर्गादास राठौड़ था, या तो जन्म ही मत जन्मे तो कैसा पुत्र होना चाहिए, दुर्गादास राठौड़ का है, जो अपने स्वामी के प्रति इतना वफादार रहा था और स्वामी के प्रति अपना पूरा जीवन उसने न्यौछावर किया था। अब जैसे ही अजीत सिंह की मृत्यु होती, दुर्गादास राठौड़ मारा गया, थोड़े समय बाद अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती। अजीत सिंह के दो बेटे, अजीत सिंह के देहांत के बाद में इसके दो बेटे अभय सिंह, एक तो कौन से थे, अभय सिंह, एक आते हैं बखत सिंह। अभय सिंह और दूसरे कौन से आते हैं, बखत सिंह। अभय सिंह और बखत सिंह किसके दो बेटे थे, अजीत सिंह के। इस अजीत सिंह के दो संतानें थी, एक का नाम क्या था, अभय सिंह है, दूसरे का नाम बखत सिंह है। तो इस बखत सिंह ने, अभय सिंह ने बखत सिंह को कहा तो अपने पिताजी को मार दो, पिताजी को मार दे, तो इसने कटार से हत्या, कटार रखते थे पहले, पता न चले किसको। तो अभय सिंह के कहने पर बखत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी, इसलिए बखत सिंह को पितृहंता कहते हैं। बखत सिंह को क्या कहा जाता है, पितृहंता की संज्ञा दी जाती है। और शासक कौन बना था, अभय सिंह। शासक बनता है अभय सिंह। मारवाड़ का शासक कौन बना था, अभय सिंह। बखत सिंह को अभय सिंह ने कहा था कि तू पिताजी को मार दे, तेरे को शासक बनाऊंगा, लेकिन स्वयं शासक बन जाता है तो बखत सिंह निराश हो गया, शासक बनता है अभय सिंह। अभय सिंह के काल में 1730 में 363 लोगों के साथ खेजड़ी गांव जोधपुर में महिला सती हो। तो 1730 में घटना होती है अभय सिंह के काल में, 363 महिला मारी गई। 363 महिला है, उन्होंने खेजड़ी बचाने के लिए वृक्ष बचाने के लिए शहीद हो गई थी। कौन सी आती है, अमृता देवी। 1730 ईस्वी में 363 महिलाओं के साथ खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए महिला शहीद हुई थी, अमृता देवी। 363 महिलाओं को लेकर जाती है और कहती है कि हम खेजड़ी नहीं काटने, लेकिन उन्होंने कहा था कि खेजड़ी तो कटेगी, आपकी मृत्यु हो सकती है, आप चले जाएं। तो वहां पर क्या है, अमृता देवी बिश्नोई है, वो नहीं जाती और कहती है हम तो यहीं पर सती होंगे, तो अमृता देवी मारी जाती है। इनके याद में आज भी राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष का एकमात्र मेला कौन सा है, खेजड़ी वृक्ष मेला है। कहाँ पर लगता है, ये जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है, जोधपुर में है। और भाद्र शुक्ल एकादशी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। खेजड़ी मेले का आयोजन कब किया जाता है, भाद्र शुक्ल दशमी है, एकादशी नहीं, भाद्र शुक्ल दशमी, तेजा दशमी कहा जाता है। मेला लगता है खेजड़ी का भाद्र शुक्ल दशमी, यानी से तेजा दशमी कहते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है। कहाँ पर लगता है ये मेला, जोधपुर में। किस महिला की याद में, अमृता देवी की याद में। 363 महिलाओं के साथ क्या इनकी मृत्यु हो गई थी, 363 लोग मारे गए थे। तो आज भी इनकी याद में क्या है, पुरस्कार दिए जाता है। पुरस्कार दिया जाता है, गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, इसके बाद में और भी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पुरस्कार प्रथम बार 1994 में इस वृक्षों को बचाने के लिए पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, बाद में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं चार्ल्स मेट के प्रयासों से, सन 1818 में चार्ल्स मेट के प्रयासों से EI के साथ सहायक, मारवाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। तो चार्ल्स मेट के प्रयासों से कब, 1818 में ईस्ट इंडिया के साथ सहायक संधि कर ली थी। एक यहाँ के शासक थे मान सिंह, मारवाड़ के शासक थे मान सिंह राठौड़, हमने पढ़ा। मेवाड़ के शासक था भीम सिंह सिसोदिया है, उसने अपनी पुत्री का विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कहाँ पर है, जो जगत सिंह थे उनके साथ, अमेर के शासक जगत सिंह के साथ शादी करना संपन्न करते हैं। लेकिन जो मान सिंह राठौड़ ने कहा था कि हम क्या मर गए, कि भैया की मृत्यु हुई, हमारा वंश थोड़ी खत्म हो गया, मैं शादी करूंगा। तो वो बोलेगा ये तो 1807 में होता है, 15 नागौर में होता है, कृष्णा कुमारी का विवाह था, तो कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था, वो मान सिंह। तो मान सिंह अगर हम बात करते हैं, पद छोड़ देते हैं, एक समय के बाद मान सिंह पद छोड़ देते हैं और नाथ संप्रदाय को अपना लेते हैं।
नाथ मानक रख दिया था। ठीक है, तो मानसिंह के द्वारा जब संप्रदाय मानसिंह के द्वारा शासन छोड़ दिया जाता है तो वे एक नाथ बन गए थे, स्वयं का नाम माननाथ रख लिया था और जोधपुर में महामंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करता कौन से आते हैं? मान सिंह। कौन से आए थे? मान सिंह है। तो शासक तो यही थे बखत सिंह है। लेकिन इसके बाद अगर देखते हैं तो शासक आए थे विजय सिंह। शासक कौन से आते हैं? विजय सिंह आए। अजीत सिंह के बाद में शासक कौन आते हैं? विजय सिंह। एक बार थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। विजय सिंह के बाद में भीम सिंह। भीम सिंह राठौड़। कोई भीम सिंह राठौड़ है। भीम सिंह सिसोदिया एक पुत्री के साथ विवाह करना चाहते थे तो भीम सिंह राठौड़ आते हैं। बखत सिंह के बाद में विजय सिंह आए थे। विजय सिंह के बाद में आते हैं अपने भीम सिंह है और भीम सिंह के बाद में आए थे मान सिंह जिन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह के बाद में आते हैं तखत सिंह। तखत सिंह है। मान सिंह के बाद में सम्राट कौन से आते हैं? तखत सिंह है। तो तखत सिंह के द्वारा बहुत से विश्वसनीय कार्य किए गए थे। बहुत से विश्वसनीय कार्य इनके द्वारा किए गए थे। इसके बाद में आते हैं जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड है। तो जसवंत सिंह फर्स्ट थे। उन्हीं के समकालीन सरदारों में एक स्वामी था, उनसे संतान हुई जिसे क्या नाम दिया गया? जसवंत सिंह सेकंड है। इसके बाद में आते हैं सरदार सिंह, सुमेर सिंह, उमेद सिंह और अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ के अंतिम शासक कौन से थे? जोधपुर के हनुमत सिंह। ये प्रश्न पूछा जाता है। मारवाड़ के अंतिम शासक सम्राट हनुमंत सिंह। हनुमत सिंह या हनुमंत सिंह है। जोधपुर के शासक हनुमत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर बहुत प्रयासों के कारण बाद में राजस्थान में मिलना स्वीकार किया था। इन्होंने कहा था हम तो नहीं मिले। पढ़ा था हमने, एकीकरण में पढ़ा था कि जोधपुर के शासक हनुमत सिंह ने कहा था कि हम राजस्थान में एकीकरण में मिलना बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते, हम राजस्थान के एकीकरण में नहीं आएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ये पाकिस्तान की तरफ, यूपी में उस क्षेत्र में जाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार के मुख्य सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से इन्होंने राजस्थान में मिलना स्वीकार किया था। इनके हाथ जोड़े थे, बोले आप मिलो, आपको जो चाहिए वो हम देंगे। तो यही वही हनुमत सिंह या हनुमत सिंह। अंतिम सम्राट मारवाड़ के कौन से आते हैं? हनुमत सिंह या हनुमत सिंह है। तो राव सिया से स्टार्ट हुए थे मारवाड़ के शासक। राव सिया से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और अंतिम शासक कौन सा पढ़ा है? हनुमत सिंह या हनुमत सिंह है। तो मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल देखते हैं बीकानेर जो इतिहास है, बीकानेर राज्य का इतिहास है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीकानेर के राठौड़ है। ठीक है, ये राठौड़ जोधपुर और बीकानेर में बसे थे। तो हमने जोधपुर के राठौड़ तो देख लिए, अब बीकानेर में जो राठौड़ बसे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे कल। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। आज तीज का त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ तीज का त्यौहार मनाएं। अपने राजस्थान में त्योहारों का आगमन आज से हो गया। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर है, यानी तीज से हमारे राजस्थान में त्योहारों का आगमन हो जाता है और जैसे ही गणगौर आती है तो वह त्योहारों को समाप्ति कर ले जाती है। तो अब अच्छे अच्छे दिन आए, खुशी के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें और केवल आगे की ओर अग्रसर हों। ओके दोस्तों, थैंक यू।